वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इस लेक्चर सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस फ्रॉम द ईयर 2021 जो आपके आने वाले क्लैट पीजी के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज उसी पर्टिकुलर सीरीज का पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आई हूँ, जहां पर मैं आपके लिए आपके साथ डिस्कस करूंगी और इंपॉर्टेंट केसेस फ्रॉम द ईयर 2021 जो आपके आने वाले क्लैट पीजी के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला केस है डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर। 2021 में का केस है। दिस केस, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर केस, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ मंडल कमीशन जजमेंट। दैट इज द इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये रिजर्वेशन के ऊपर काफी लैंडमार्क जजमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि रिजर्वेशन मैक्सिमम 50% के सीलिंग लिमिट के बियॉन्ड एक्सीड नहीं कर सकती है एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद जारनाल सिंह आया, हमारे पास और केसेस आए जहाँ क्वांटिफाइबल डेटा की बात की गई। लेकिन इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, इस केस में मराठा कम्युनिटी को 16% एडिशनल कोटा ग्रांट किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जिसके कारण महाराष्ट्र स्टेट में जो एंटायर रिजर्वेशन अमाउंटेड टू 68%, व्हिच वाज वे बियॉन्ड द सीलिंग लिमिट एज सेट बाय द मंडल कमीशन केस. So this entire Maratha reservation was challenged before the Supreme Court in this particular landmark judgment. सुप्रीम कोर्ट ने ये मराठा रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया क्योंकि ये वॉयलेटिव था ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज कोर्ट ने सिंपल सी बात है ये बोला कि मंडल कमीशन केस इज अ प्रेसिडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड इन द मंडल कमीशन केस द सीलिंग लिमिट ऑफ 50% was established. So basically, court stated that no state government, while granting reservation, can exceed this 50% ceiling limit. Plus, the court outrightly rejected that there is no need of having a review of Indra Swani judgment and there is no need of revising the 50% ceiling limit. So this 16% additional quota was outrightly rejected and struck down by the Supreme Court in this particular landmark case of Dr. Jayashri Lakshmana Patil versus Chief Minister. Then the next is Gurmeet Singh versus State of Punjab. Again, a judgment based on section 304B of IPC, that is dowry death. डावरी डेथ के ऊपर बेस्ड जजमेंट है. अगेन द इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग सून बिफोर हर डेथ यहाँ पर किया गया था. आपको याद हो तो मैंने इसी पर्टिकुलर सीरीज के लास्ट केस में आपके साथ एक केस डिस्कस किया था सतबीर सिंह का. ये उसी की लाइन ऑफ जजमेंट पे गिवन जजमेंट था. द रेलेवेंट सेक्शंस हियर आर अगेन 304B and 113B of Indian Evidence Act. 113B is a presumption regarding dowry death, and the concept of dowry death is defined in the section 304B. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरप्रेट किया द सून बिफोर हर डेथ का फ्रेज व्हिच इज मेंशन्ड इन बोथ सेक्शन 304B एंड सेक्शन 113B. कोर्ट ने यहाँ पर क्लियरली बोला कि सून बिफोर हर डेथ का ये मतलब नहीं होता है कि इमीडिएटली बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी. रादर देयर शुड बी अ प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक बिटवीन द डावरी डेथ एंड द क्रुएलिटी for or harassment for the demand of dowry by the husband or her relative. So basically the prosecution has to establish a live and proximate link for the presumption of section 113B of Evidence Act. This is what the court has stated in this particular landmark judgment, and this is in line of Sarbir Singh versus State of Haryana also. Then State of Haryana versus Rajkumar Bittu. This particular section, in this particular case, the basic issue was कि क्या गवर्नर ऑफ स्टेट पार्डन की पावर एक्सरसाइज करते हुए किसी इम्प्रिजनर की इम्प्रिजनमेंट जो उसने 14 इयर्स की अंडरगो नहीं की है, क्या वो उसको कम्यूट कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 433A ऑफ सीआरपीसी. तो कोर्ट ने यहाँ पर ये हेल्ड किया एक्चुअली 433A और सीआरपीसी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस गिवन है कि द प्रिजनर, जिसको पार्डन किया जा रहा है, जिसका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पार्डन किया जा रहा है, ही हैज टू कंप्लाई विद ही हैज टू सर्व विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 14 इयर्स. तो यहाँ पर जब कोई बंदा 14 इयर्स की मिनिमम इम्प्रिजनमेंट अंडरगो नहीं कर रहा है, तो क्या गवर्नर अपनी पार्डनिंग पावर के अंदर पार्डन रिस्पाइट कर सकता है, पनिशमेंट को सस्पेंड कर सकता है, कम्यूट कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो गवर्नर का पावर है एज पर आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नर का पावर है एज पर आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट विल सुपरसीड द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन 433A बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल ओवर द प्रोविजंस ऑफ CRPC.
तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला दैट यस दिस कैन हैपन बिकॉज द पावर्स ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 विल सुपरसीड द प्रोविजंस एंड रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 433A of CRPC. The next case in line is Amazon.com investment holder versus फ्यूचर रिटेल लिमिटेड. जो मेन इशू यहाँ पर था वो ये था कि एक इमरजेंसी आर्बिट्रेटर यदि कोई आर्बिट्रेबल अवार्ड दे रहा है, बेसिकली कोई इंटरिम मेजर ले रहा है, तो क्या वो इंडियन लॉ के अंदर एनफोर्सेबल माना जाएगा? सो हियर द रेलेवेंट सेक्शन इज सेक्शन 17 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996. इसमें मेंशन्ड है यदि इंटरिम मेजर ऑर्डर करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. The relevant section here is section 17 of Arbitration and Conciliation Act 1996, जहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई भी इंटरिम मेजर ले सकती है इफ इट रिक्वायर्स सो. यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में ये बोला कि कोई भी अवार्ड जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर पास करता है उसकी सेम एनफोर्सेबिलिटी रहेगी एज अ नॉर्मल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 17 clause 1 and 37 sub clause 2. And for this purpose the court has referred अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड. क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, पार्टी ऑटोनॉमी एक इंपॉर्टेंट पिलर है आर्बिट्रेशन का. तो यदि आर्बिट्रेशन जो पार्टीज है आर्बिट्रेशन में वो दोनों इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं टू गेट एन अवार्ड, सो बेसिकली उनका ऑटोनॉमी है यहाँ पर, उनका कंसेंट है यहाँ पर. So this would be admissible and the award will have same enforceability as an award passed by a normal arbitral tribunal. The next case in line is सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. यहाँ पर मेन इशू कोर्ट के सामने ये था कि क्या पुलिस के लिए मैंडेटरी है टू अरेस्ट द अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग चार्जशीट. For this purpose, the court has referred to section 170 of CRPC, जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि जब भी एविडेंस सफिशिएंट माना जाएगा तो वो केसेस मजिस्ट्रेट को सेंड किए जाएंगे. So for specifically answering this particular issue, the court has referred court on its own motion versus Central Bureau of Investigation, Delhi High Court का judgment. Criminal courts refuse नहीं कर सकते charge sheet simply on the basis that accused has not been arrested and produced before the court. So, by referring this particular judgment, the Supreme Court has stated that under section 170 of CRPC, it is not necessary that at the time of filing of charge sheet, the accused has to be arrested and produced before the court. Even if the accused is not arrested and not presented before the court at the time of filing charge sheet, the charge sheet would be admissible by the court of law as per section 170 of CRPC. The next case is Nandlal Lohria versus Jagdish Chand Purohit. कोर्ट के सामने मेन इशू था, बेसिकली दिस केस इज ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. इट्स अ वेरी रीसेंट जजमेंट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के 2 क्लॉज 11 में डेफिशिएंसी की डेफिनेशन दी हुई है. यदि किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी सर्विस में क्वालिटी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है जो अप टू द मार्क नहीं है, जो स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है, देन द मैन्युफैक्चरर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस. So the main issue here is that whether a case of deficiency of service which is covered under section 211 can be instituted against an advocate in consumer forum if such advocate loses the case of his client in the court. यदि एक advocate client अपना कोर्ट में केस हार जा रहा है during arguing, तो क्या उसे हम deficiency of services में कवर कर सकते हैं? क्या हम उसके अगेंस्ट कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला that no case can be filed against an advocate on this particular ground that he has lost case if the advocate has argued. एडवोकेट का काम है आर्ग्यू करना. यदि उसने आर्ग्यू कर लिया है और तभी वो केस में लूज कर गया है, that technically that will not be covered within the definition of deficiency of service, because the advocate has completed his task by arguing with due diligence before the court of law. The party has to prove deficiency of service. The court has laid down focus on the point of deficiency of service in order to bring such a case against Consumer Protection Forum. So if the advocate has argued before the court of law, that necessarily do not amount to deficiency of service. So and a case cannot be instituted in the Consumer Forum against the advocate. Then CBI versus Thomindru Hana Vijayalakshmi. The main issue of the court before the court here was whether a preliminary inquiry on the part of CBI is mandatory in corruption cases. क्या corruption cases के अंदर एक preliminary inquiry mandatory होता है? corruption cases cover होते हैं Prevention of Corruption Act के अंदर. For this, to answer this particular point of the law, the court has referred Lalita Kumari versus Government of Uttar Pradesh and P. Sirajuddin versus State of Madras.
preliminary inquiry does not waste a right in the accused. Basically, conduction of a preliminary inquiry is not a basic right of the accused, and if this is not if this is not conducted, then this is no abuse of process of law. So, in line of this judgment, the Supreme Court has stated that it is not mandatory to conduct a preliminary inquiry in corruption cases by the CBI. Accused ये demand नहीं कर सकता as a matter of right. Basically, this is the discretion of the authority whether they want to conduct a preliminary inquiry or not. ये basically discretion है authority का कि वो conduct करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते preliminary inquiry specifically in the corruption cases. Alright, so that's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा अपनी एग्जाम की प्रिपरेशंस में. एग्जाम आने वाली है, केस लॉस काफी इंपॉर्टेंट है. So study well, prepare well, study hard, all the best, and do not panic. And do let us know in the comment box below if you need something extra, if you need something else from our side. We will be very happy to help you. All the best, everybody.